आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा और भाग 31। नीलेश की कंपनी ज्वाइन करने के बाद जयदीप थोड़ा परेशान और टेंशन में था। उस पर अंकित उन्हें और टेंशन देकर चला गया। जयदीप अपनी कुर्सी पर आकर बैठा और अंकित की लाई फाइल्स को देखने लगा। फाइल चेक करते हुए उसने अपने लिए कॉफी ऑर्डर की और वापस अपने काम में लग गया। कॉफी ऑर्डर करके जयदीप को बस कुछ ही वक्त हुआ था कि उसके कैबिन का दरवाजा खुला और किसी ने कॉफी का मग उसकी टेबल पर रखकर कहा, आपकी कॉफी सर। जयदीप का ध्यान फाइल में था, इसलिए उसने देखा ही नहीं कि कॉफी कौन लेकर आया है। उसने मग उठाया और एक घूंट भरकर कहा, इस ऑफिस में ये पहली बार हुआ है कि कोई चीज टाइम से पहले आई है। हाँ, काफी स्ट्रांग है लेकिन अच्छी है। स्ट्रांग इसलिए है ताकि इसे पीकर आप फ्रेश फील करें और आज की मीटिंग के लिए तैयार रहें। जयदीप के सामने खड़े नीलेश ने कहा और जयदीप के लिए कॉफी भी वही लेकर आया था। जयदीप ने सर उठाकर सामने खड़े नीलेश को देखा और हैरानी से कहा, ये कॉफी तुम लेकर आए हो? जी, आपका स्टाफ बहुत ही लेजी है, बट नो वरी, जल्दी सब एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन उनसे पहले आपको एक्टिव होने की जरूरत है। मीटिंग टाइम आफ्टर 3 PM। नो एक्सक्यूज मी प्लीज। कहकर नीलेश वहां से चला गया और उसने जयदीप का जवाब सुने बिना ही उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया। जयदीप ने उसे जाते देखकर कॉफी का एक घूंट भरा और अगले ही पल खांसा, क्योंकि नीलेश से अब उसे घबराहट होने लगी थी। पोस्ट ऑफिस सिरोही। सुरभि अपने ऑफिस गई होगी सोचकर सिद्धार्थ उसके अपार्टमेंट से निकलकर सीधा पोस्ट ऑफिस पहुंचा। लेकिन पोस्ट ऑफिस के बाहर लगा ताला देखकर सिद्धार्थ को याद आया कि आज तो सुरभि का ऑफिस बंद है और ये बात सुरभि ने उसे कल ही बताई थी। हताश होकर सिद्धार्थ ने एक बार फिर सुरभि का नंबर डायल किया। रिंग जाती रही लेकिन सुरभि ने फ़ोन नहीं उठाया। सिद्धार्थ ने उदास होकर फ़ोन जेब में रख लिया और कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। आज उसकी लास्ट मीटिंग थी, इसलिए सिद्धार्थ सीधा उसी के लिए निकल गया जो कि शहर से बाहर रखी गई थी। रास्ते भर वह सुरभि को कॉल पर कॉल लगाता रहा, लेकिन सुरभि फ़ोन उठाए तब जब फ़ोन उसके पास हो। उसका फ़ोन तो फ्लैट के कमरे में पड़ा बज रहा था। सिद्धार्थ ने थककर अपना फ़ोन साइड सीट पर डाल दिया। तभी उसकी नज़र फूलों के बुके और चॉकलेट्स पर पड़ी जो उसने सुरभि के लिए खरीदे थे। सिद्धार्थ का चेहरा फिर उदासी से घिर गया। गाड़ी ट्रैफिक में आकर रुकी। वह गाड़ी के स्टीयरिंग पर कोहनी टिकाए उंगलियों को अपने होठों से लगाए सोच में डूबा था। तभी किसी ने उसकी गाड़ी का शीशा खटखटाया। सिद्धार्थ की तंद्रा टूटी। उसने देखा एक छोटी लड़की अपनी गोद में एक छोटे बच्चे को उठाए आस भरी नजरों से सिद्धार्थ को देख रही थी और खाना मांग रही थी। सिद्धार्थ ने शीशा नीचे किया और सीट पर रखे सभी चॉकलेट्स उठाकर बच्चे को दे दिए। चॉकलेट्स देखते ही बच्चे की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वह खुश होकर जाने लगी तो सिद्धार्थ ने उसे आवाज़ दी, सुनो। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर बच्ची वापस आई तो सिद्धार्थ ने उसे बुके देकर कहा, ये भी तुम रख लो। थैंक यू भैया, बच्ची ने कहा और खुशी खुशी वहाँ से चली गई। जल्दी ही उसने अपने आसपास के बच्चों को भी बुला लिया और उनके साथ चॉकलेट्स बांटने लगी। ये देखकर सिद्धार्थ मुस्कुरा उठा। सहसा ही उसकी आंखों के सामने वो पल आ गई जब ऐसे ही एक बार अवनी ने ट्रैफिक में किसी बच्चे को कुछ देना चाहा और सिद्धार्थ ने उसे कितना सुनाया था। वो पल याद आते ही सिद्धार्थ के मन में एक टीस उठी। आज वह बेशक बदल चुका था, पहले से खुद को बेहतर बना चुका था, लेकिन अवनी के साथ उसने हमेशा गलत किया। वह अवनी के बारे में सोचते हुए बड़बड़ाया, मुझे माफ़ कर देना अवनी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा। तुम हमेशा से बेहतर डिजर्व करती थी, लेकिन मैं तो तुम्हें थोड़ा भी नहीं दे पाया। शायद इसलिए महादेव ने मेरी ज़िंदगी से तुम्हें निकाल कर पृथ्वी की ज़िंदगी में लिखा। मैं दुआ करूँगा तुम दोनों हमेशा खुश रहो और एक दूसरे के साथ रहो। ट्रैफिक क्लियर हो चुका था। गाड़ी के हॉर्न से सिद्धार्थ की तंद्रा टूटी और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पृथ्वी अवनी के साथ अच्छा वक्त बिता रहा था। उसने अपने और अवनी के लिए खाना और कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर की, जिसमें सिर्फ जूस और कोल्ड कॉफ़ी था, क्योंकि अवनी को फिर से शराब पिलाने का रिस्क वह दोबारा लेना नहीं चाहता था। खाना आया और जैसे ही अवनी ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, पृथ्वी ने उसे रोक कर कहा, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा। अवनी ने सुना तो मुस्कुराई और कहा, पृथ्वी आप ठीक है ना? आई मीन आज आपको मुझ पर कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं आ रहा? पृथ्वी उठा और अवनी के बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वो क्या है ना मिसेज उपाध्याय, मैं एक बहुत ही रोमांटिक और लविंग हस्बैंड हूँ, तुम्हारी तरह बोरिंग नहीं जो सिर्फ कहानियों में प्यार और रोमांस लिखना जानती है,
लेकिन असल जिंदगी में तो रोमांस का आर तक नहीं पता। कहते हुए पृथ्वी ने खाने में से एक निवाला उठाया और अवनी को खिला दिया। अवनी ने भी निवाला खाया और कहा, ऐसा आपको लगता है? ओके देन शो मी, पृथ्वी ने कहा। यहाँ सबके सामने? अवनी ने चौंक कर कहा। अब प्यार है तो सबके सामने जताने में कैसी शर्म? वैसे भी यहाँ मौजूद लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। यहाँ अगर किसी को किसी से मतलब है तो वो हो तुम और मैं। नाउ शो मी, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने बोलने को तो बोल दिया कि वह भी पृथ्वी की तरह रोमांटिक है, लेकिन सबके सामने दिखाई कैसे? पृथ्वी एकटक उसे देखता रहा तो अवनी ने इधर उधर देखते हुए कहा, मुझे नहीं करना। पृथ्वी मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। पृथ्वी ने प्लेट में रखा फ्राइज का एक टुकड़ा उठाया और अवनी के होंठों के बीच रख दिया। अवनी एकटक पृथ्वी को देख रही थी। पृथ्वी उस फ्राइज के आधे टुकड़े को खाने के लिए जैसे ही अवनी के करीब आया, अवनी ने उसे पूरा खा लिया। ये देखकर पृथ्वी ने अफसोस में अपना सर झटका और पीछे होकर कहा, हाँ, इतनी रोमांटिक राइटर होकर भी तुम इतनी अनरोमांटिक कैसे हो सकती हो अवनी? कहकर पृथ्वी ने प्लेट में रखे फ्राइज उठाए और मायूस होकर खाने लगा। अवनी ने देखा तो दूसरी प्लेट में रखे खाने का एक निवाला उठाकर पृथ्वी को खिलाते हुए कहा, प्यार जताने का हर किसी का अपना तरीका होता है पृथ्वी। किसी दिन कोई और मुझे अपने अदाओं में फंसाकर ले जाएगी और तुम प्यार जताते रह जाओगी, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने दूसरा निवाला पृथ्वी को खिलाया और कहा, वो दिन कभी नहीं आएगा, मुझे खुद से ज्यादा आप पर यकीन है। यही तो बात है ना अवनी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि किसी की तरफ देखना तो दूर, किसी का ख्याल तक मेरे जहन में नहीं आता, और इसलिए तुम मुझे इतना सताती हो, नखरे दिखाती हो। पृथ्वी ने बच्चों की तरह मचल कर कहा, मैं खुश नसीब हूँ जिसे आपका प्यार मिला। अब आप ही बताइए, जिसके पास इतना प्यार करने वाला शख्स होगा वो थोड़े नखरे तो दिखाएगी ना। अवनी ने शरारत भरे स्वर में कहा, अरे भाई दिखाओ ना, मैं हूं ना तुम्हारे नखरे उठाने के लिए, मैं जिंदगी भर उठाऊंगा, तुम्हें भी और तुम्हारे नखरे भी। कहते हुए पृथ्वी उठा और अवनी को गोद में उठाकर वहां से ले गया, जहां उसने अवनी के लिए कुछ और भी सरप्राइज रखा था। देसाई ग्रुप एंड कंपनी, वाशी। मिस्टर देसाई अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहे थे। भरत की एक नई कंपनी के साथ मीटिंग खत्म करके अपने कैबिन में आया और कैबिन में आते ही लीगल टीम हेड ने एक लिफाफा भरत की तरफ करके कहा, ये शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से एक नोटिस आया है और आज शाम उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आप ये नोटिस देखकर इसमें क्या लिखा है वो देसाई सर से डिस्कस कर लीजिए। लीगल नोटिस देखना तुम्हारा काम है या मेरा? भरत लीगल हेड पर चिल्ला उठा, क्योंकि सुबह से ऑफिस के आधे से ज्यादा काम और मीटिंग्स उस पर आ चुके थे और वह इनसे चिढ़ने लगा था। ऑफ कोर्स इस कंपनी के सारे लीगल वर्क और नोटिस देखने का काम मेरा है, लेकिन ये आपका पर्सनल नोटिस है मिस्टर भरत। मिस्टर शर्मा से आपने पिछले महीने ही 10 लाख एडवांस लिए थे, जिसके बदले में आप उन्हें मटेरियल भेजने वाले थे, लेकिन नहीं भेजा। उसके बाद आप मौर्या ग्रुप के 3 प्रोजेक्ट उन्हें हैंडओवर करने वाले थे, लेकिन आपने वो भी नहीं किए और आज सुबह ही मौर्या एंड ग्रुप कंपनी ने अपनी 6 डील्स कैंसिल कर दी। लीगल हेड ने शांति से कहा, ये तुम्हें कैसे पता? भरत ने हैरानी भरे स्वर में कहा, क्योंकि उसके और चेतन के अलावा ये बात किसी को पता नहीं थी। यहाँ तक कि भरत ने मिस्टर देसाई तक को इस बारे में नहीं बताया था, बल्कि आज लंच के बाद वह खुद मौर्या ग्रुप जाने वाला था जयदीप से बात करने। मुझे खुद मिस्टर शर्मा ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि मौर्या ग्रुप की जो डील्स आप उन्हें देने वाले थे वो अब मिस्टर जयदीप डायरेक्ट उन्हें सबमिट कर रहे हैं। इसलिए मिस्टर शर्मा हमारी कंपनी से सारे बिजनेस रिलेशन खत्म करके अपना एडवांस वापस चाहते हैं और इसी के लिए उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है, जिसमें आपका और मिस्टर देसाई का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये अटेंड नहीं करते तो आपको 4 गुना रकम शर्मा ग्रुप को लौटानी होगी, लीगल हेड ने कहा। भरत ने जैसे ही सुना उसके पांव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह इस कंपनी में एमडी ज़रूर था, लेकिन कोई भी चेक क्लियर करने या पैसे का लेन देन करने के लिए उसे मिस्टर देसाई की इजाज़त लेनी ही पड़ती थी। उसका सर फटने लगा और चेहरा लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, व्हाट द हेल, ये कैसे हो सकता है? शर्मा ग्रुप पिछले 15 सालों से देसाई ग्रुप के साथ काम कर रहा है और फिर अचानक इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है? आई डोंट नो सर,
लेकिन अगर आपने जल्दी ही इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, लीगल हेड ने कहा और वहां से चला गया। भरत ने अपना सर पकड़ लिया। कहाँ वह इस कंपनी पर कब्जा करना चाहता था और कहाँ एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही थी। जयदीप इतना मास्टरमाइंड निकलेगा ये उसने कभी नहीं सोचा था, जबकि वह नहीं जानता था कि जयदीप तो बस जरिया था, जबकि ये सब करवा कोई और रहा था। भरत के दिमाग ने अब लगभग काम करना बंद कर दिया। प्राची के कहने पर पृथ्वी का रिजाइन लेकर उसने पहली गलती की और जयदीप से दुश्मनी बढ़ा ली। प्राची के मैनेजर कम ऑफिस के सबसे इंटेलिजेंट एम्प्लॉय नीलेश को ये ऑफिस छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अब उसे ढूंढने का काम भी मिस्टर देसाई ने भरत को ही दिया, जो कि उसकी दूसरी गलती थी। बड़ी बड़ी कंपनी से एडवांस लेकर मिस्टर देसाई को धोखे में रखा, ये तीसरी गलती थी। और सबसे बड़ी गलती कि प्रवीण पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्होंने प्रवीण को निकाल दिया, जबकि प्रवीण उन्हें इन सब मुसीबतों से बाहर निकाल सकता था, लेकिन उसे भी उन्होंने जलील करके निकाला। लीगल टीम हेड से भरत ने हाथ मिलाया, लेकिन उसने भरत की मुसीबतों में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उल्टा वह आकर हर बार भरत के जख्मों पर नमक ही छिड़क रहा था। भरत ने अपना सर पकड़ लिया और आकर सोफे पर बैठ गया। उसने फोन करके कॉफी भिजवाने को कहा और सोचने लगा कि वह इस नई मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। कुछ देर बाद कॉफी आई। भरत ने कॉफी पीकर अपनी आंखें बंद की और गर्दन पीछे लुढ़का ली। उसके जहन में एक साथ सब चल रहा था कि सहसा ही उसे अपनी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मिला। वह मुस्कुराया और उठकर खुद में ही बड़बड़ाया, आज शाम के कॉन्फ्रेंस मीटिंग से पहले अगर मैं जयदीप को ही खरीद लूं तो ये सब एकदम इजी हो जाएगा। मिस्टर शर्मा के पास इस कंपनी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और मिस्टर देसाई तक ये बात पहुंचने से पहले मैं उनसे इस कंपनी के पेपर्स पर साइन करवा लूंगा। उसके बाद कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक एक करके सबको धक्के मारकर इस कंपनी से बाहर करूंगा मैं। एक रहस्यमयी मुस्कान भरत के होंठों पर तैर गई, जो उसने शर्मा ग्रुप से आए नोटिस को फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। सिरोही रेलवे स्टेशन, राजस्थान। पापा मेरी बात तो सुनिए, आप लोग जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। ट्रेन के अंदर बैठी सुरभि ने रोते हुए अपने पापा से कहा, यारी दोस्ती करने के लिए तुझे यहाँ भेजा था, वहाँ पूरे उदयपुर में पहले ही तुम्हारा नाम उस अनिकेत के साथ उछला हुआ है और अब यहाँ ये लड़का, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है सुरभि? क्या इसी दिन के लिए सबके खिलाफ जाकर तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और नौकरी करने दूर भेजा था? सुरभि के पापा ने सुरभि को फटकार लगाकर कहा, सारा गांव समाज में तुम्हारी नाक कटवा दी छोरी। चाचा ने कहा। सुरभि आंसू बहाते हुए चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। कोई उसे अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दे रहा था और वह बस सोच रही थी कि ऐसा तो क्या गलत कर दिया उसने जो उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। कान खोलकर सुन ले सुरभि, बहुत हो गई नौकरी, बहुत कर ली मेहमानी, अब तेरो ब्याह बटे ही होगा जटे मैं जावांगा। सुरभि की मम्मी ने कहा तो सुरभि का दिल धड़क उठा और चेहरे पर गुस्से के भाव आए और उसने कहा, मैं कोई भीड़ बकरी को नहीं जो थे मना चाहो जटे बांध दो। मैं कुछ गलत ना करी हूँ पापा, मन ने पूरा हक है अपना जीवन साथी चुनने को और वो मैं चुन ली। आप लोग पूछ रहे हो कौन है वो छोरो, तो प्यार करूं मैं आसे और ब्याह भी आसे ही करूंगी। सुरभि की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगे और सुरभि उठकर गुस्से में वहां से चली गई। चलती ट्रेन में सुरभि उतरकर कहाँ जाएगी ये सोचकर घर वालों ने उसे नहीं रोका, लेकिन सुरभि रुकी और पलट कर कहा, चिंता मत करो, भाग कर को नहीं जाऊं, ब्याह कर जाऊंगी। सुरभि चली गई तो उसकी मम्मी ने रोते हुए कहा, छोरी तुम्हारो नाम खराब करने की ठान ली है सुरभि का पापा। तू चिंता ना कर, एक बार उदयपुर पहुंच, बिका पीछे से बात करा, कहीं गुस्सा में आकर कोई गलत कदम उठा ली, ये वास्ते थोड़ी शांत रहे। एक बार सुरभि के फूफा ने कहा, जो कि थोड़े समझदार दिखाई पड़ रहे थे। घर वालों से हुई गर्मा गर्म बहस के बाद सुरभि ट्रेन के बाथरूम की तरफ चली आई और ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी होकर हवा खाने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका फोन उसके पास नहीं था, सिद्धार्थ का नंबर भी उसे याद नहीं था जिससे वह उससे कुछ बात बता सके। कुछ देर खड़े रहने के बाद सुरभि वॉश बेसिन के सामने आई और अपना मुंह धोने लगी। मुंह धोकर सुरभि ने शीशे में खुद को देखा। तभी पास खड़े अनिकेत ने कहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सिरोही से सीधा उदयपुर? सुरभि ने गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि दरवाजे के पास खड़ा अनिकेत उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, क्या नीलेश के दिमाग में है कोई प्लान जिसके बारे में जयदीप नहीं जानता?
क्या अवनी जताएगी सबके सामने पृथ्वी के लिए प्यार? क्या भरत हो पाएगा सफल अपनी चाल में? आखिर अनिकेत ने क्यों बताया सुरभि के घर वालों को उसके और सिद्धार्थ के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 3 मेरे साथ। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और आप लोगों को मुझसे ये शिकायत है ना कि मैं रोज पार्ट क्यों नहीं देती हूँ, या मैं रोज अपना वीडियो अपलोड क्यों नहीं करती हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि आप लोग बड़े सेल्फिश हैं। कहानी सुन लेते हैं लेकिन ना कोई लाइक ना कोई कमेंट, और तो और उसे शेयर भी नहीं करते। इसलिए मैं आप लोगों से बस थोड़ा सा नाराज हूँ, और इसी नाराजगी की वजह से मैं कभी आपको पार्ट देती हूँ और कभी नहीं। अगर आप रोज मेरी कहानी सुनकर इस पर लाइक और कमेंट्स करेंगे, भर भर के अपना प्यार देंगे, तो मैं ज़रूर इसे रेगुलर रखूँगी आपके लिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।